1000 किलोग्राम का भार लग रहा है। कितना बाहर की ओर ऐसे धक्का दे रही हैं। अब जब ऐसे बाहर की होता है हाई से और बाहर का प्रेशर लो हो जाता है तो ये जो अंदर गैसेस हैं वायुमंडलीय दाब इनको बाहर नहीं निकाल, स्थिति में वर्षा होने की संभावना रहती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में, और प्रेशर का टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर, दाब, दाब क्या होता है? तो सिंपल से इसकी डिफिनीशन आपको देखना है कि दाब की जो डिफिनीशन होती है, किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर यानी किसी भी पृष्ठ पर लगने वाले, पृष्ठ पर यानी पृष्ठ के, यहां पर कह सकते हैं किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब यानी प्रेशर एक एरिया पर लगता है। सिंपल सी बात है, किसी एरिया पर जो फोर्स यूज किया जाता है, किसी भी एरिया पर, पर्टिकुलर एरिया पर जिस फोर्स को हम यूज करते हैं, जिस बल का प्रयोग करते हैं, उसी को हम दाब कहते हैं। सिंपल सा, जब किसी सरफेस, जब किसी पृष्ठ, जब किसी सतह पर, जब किसी सतह पर, सतह के या सतह पर बल लगाया जाता है, तो उसके कुछ एरिया पर बल लगाया जाता है तो उसे हम दाब कहते हैं। जब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, यूनिट एरिया पर हम फोर्स यूज करते हैं या फोर्स लगाते हैं, उसे हम प्रेशर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर क्या कहा कि पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो यहां पर क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल यानी दाब को यदि हम पी से, प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करें तो P इक्वल टू फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं किसी सरफेस एरिया पर, किसी सरफेस एरिया पर, किसी सरफेस एरिया या किसी सरफेस के यूनिट एरिया पर, किसी सरफेस के यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को ही हम प्रेशर कहते हैं। यानी किसी सरफेस, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम प्रेशर कहते हैं। अर्थात ये जो हमारा फार्मूला बन के तैयार होगा ये बन जाएगा P इक्वल टू F अपान A, फोर्स अपान एरिया। F को कहेंगे फोर्स और A आपका हो जाएगा एरिया, यहां पर फोर्स अपान एरिया। ये तो ये आपका फार्मूला हो गया। यदि यहां पर इसके SI यूनिट की बात करें, यदि इसके SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट, यहां पर SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यदि बात करें कि प्रेशर की इंटरनेशनल यूनिट यानी SI यूनिट क्या होती है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की यूनिट मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन हो जाएगी। इसके बाद एरिया की जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी। यदि इसी की CGS यूनिट की हम बात करें तो CGS यूनिट इसकी आपका CGS यूनिट हो जाएगी। देखो न्यूटन की होती है 1 न्यूटन, यहां पर 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर होगा। यदि 1 न्यूटन की बात करें तो 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन कह सकते हैं। 10 टू द पावर 5 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10 टू पावर 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन की वैल्यू CGS में 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होती है। इसके बाद मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इंटू 100 सेंटीमीटर, दो बार, क्योंकि मीटर स्क्वायर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऐसे इसको करेंगे तो इस तरह से प्रेशर की CGS यूनिट आ जाएगी 10 टू द पावर 5 डाइन अपान, यहां पर 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, तो यहां पर 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 5 कैंसिल आउट होंगे तो P इक्वल टू बचेगा 10 डाइन पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। प्रेशर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी सीजीएस यूनिट हो गई। यदि इसी के साथ अब आगे बात करें, हम एमकेएस यूनिट की इसके बात करते हैं, तो इसकी जो एमकेएस यूनिट होगी मेरे प्यारे बच्चों, एमकेएस यूनिट, एमकेएस का फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो यदि एमकेएस की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एमकेएस यूनिट इसकी होती है प्रेशर का, आपने देखा कि फोर्स अपॉन एरिया, ये फार्मूला आपने देखा। फोर्स, आप न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़ के आए हो कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए होता है। यहां पर एम क्या है, मास है, एम क्या है, मास है, ए क्या है आपका, एक्सीलरेशन है। ए इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मास आपका ये द्रव्यमान हो जाएगा, ये तो मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। मास की जो एसआई यूनिट होती है आपको पता है किलोग्राम होती है, और एरिया है वहां पर, एरिया की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसके बाद नीचे आपका एरिया है, वो सॉरी ये एरिया नहीं, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की हो जाएगी। नीचे आपका एरिया है तो एरिया की आपकी मीटर स्क्वायर हो जाएगी। हमने यहाँ पर ध्यान रखिएगा मास इंटू एक्सीलरेशन बताया, यहाँ पर एरिया बोल रहे थे, एरिया नहीं ये एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर दो, मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर दो, तो P इज इक्वल टू किलोग्राम, ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी एमकेएस यूनिट हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह से दाब की यूनिट किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसी यूनिट से आपको बता दें, एमकेएस यूनिट से ही हम लोग ज्यादातर डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो यदि यहां पर हम प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला यानी इसका विमीय सूत्र यदि निकालने का प्रयास करेंगे, विमीय सूत्र, तो यह विमीय सूत्र क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र, तो देखिए यहां पर विमीय सूत्र हमारी 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड होती है, एम एल टी, जिसको ये तीनों चीजें मालूम है वो डायमेंशनल फार्मूला बहुत सिंपल ढंग से कर लेगा। एम का मतलब होता है मास, एल का मतलब होता है लेंथ, और टी का मतलब होता है टाइम। ये आपका हो जाएगा मास लेंथ इनटू टाइम हो जाएगा। अब आपको मास की यूनिट यहां पर किलोग्राम ये दी गई है, तो इसकी जगह हम क्या डायमेंशन में रखेंगे, मास रख देंगे, यम रख देंगे, कैपिटल यम। ये क्या है, मीटर इनवर्स यानी लेंथ है, तो लेंथ इनवर्स हो जाएगा। ये क्या है, सेकंड माइनस 2। इस तरह से इसकी डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाएगा ये आपका एम एल माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, सॉरी सेकंड की हम टी रखेंगे, यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर टी रखेंगे, एस की जगह सेकंड की जगह टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इस तरह से ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ प्रेशर का, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये डायमेंशनल फार्मूला आपका स्ट्रेस से भी मिलता जुलता है, यानी स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फार्मूला है वही प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला है। यदि आप कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्था गुणांक की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्था गुणांक या बल्क मॉडुलस आपका दृढ़ता गुणांक, इन सब की का डायमेंशन ml माइनस 1 टी माइनस 2 ही होता है। तो इस तरह से ये आपका मैंने बताया फर्स्ट कि फोर्स प्रेशर होता क्या है। प्रेशर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही प्रेशर या दाब कहलाता है। किसी सरफेस के यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स ही प्रेशर कहलाता है, दाब होता है। यानी दाब की वैल्यू बन जाती है किसी एरिया पर लगने वाला फोर्स, यानी प्रेशर P इक्वल टू एफ अपान ए हो जाएगा, फोर्स अपान एरिया। और इसकी यदि एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इसके सीजीएस यूनिट की बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके एमकेएस यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह से यूनिट, इसके डायमेंशन की बात करें तो ml माइनस 1 टी माइनस 2 हो जाएगी। ये इसके। अब आगे आते हैं तो आगे देखते हैं हम, हाँ इसका नेक्स्ट आ जाते हैं।
तो नेक्स्ट देखिए, इसका जो अगला हो जाएगा आपका प्रेशर के बारे में। प्रेशर की एसआई यूनिट मैंने बताया आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, या इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी होती है, ये इसकी पास्कल भी यूनिट होती है। याद रखिएगा, प्रेशर इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। तो इस तरह से ये आपका प्रेशर हुआ। अब प्रेशर से ही हम एक प्रेशर, नया प्रेशर पढ़ेंगे यहां पर, जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना था। एक प्रेशर का नाम है वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब से आज कई सारी चीजें सीखेंगे। वायुमंडलीय दाब से हम मौसम परिवर्तन की घटनाएं सीखेंगे आज। वायुमंडलीय दाब या इसी को कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसी के साथ इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको एटमॉस्फियर पढ़ना होगा। सबसे पहले क्या देखना होगा? एटमॉस्फियर। यानी मैंने प्रेशर तो आपको पहले बता दिया। प्रेशर क्या होता है? किसी सरफेस के यूनिट एरिया, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को ही हम प्रेशर कहते हैं। तो ये प्रेशर आपने कहा। अब क्वेश्चन ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फियर पर, वायुमंडल पर जो प्रेशर लगता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फियर क्या है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चारों ओर लगभग 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो गैसों की जो लेयर पाई जाती है उसे ही हम, हमारे चारों ओर जो घिरा हुआ क्षेत्र है, आवरण है गैसों के द्वारा हमें चारों ओर से घेरा गया है लगभग 300 किलोमीटर की रेंज तक, उसे ही हम यहां पर वायुमंडल या एटमॉस्फियर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी वायुमंडल, वायु मीन्स वायु यानी गैसें, और मंडल यानी वायु का जो गैसों का मंडल है हमारे चारों तरफ लगभग 300 किलोमीटर की रेंज तक, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल में कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं और सभी परतों में गैसें विद्यमान होती हैं। आपको मेरे प्यारे बच्चों बता दूं कि गैसों में एक अपना भार होता है, गैसों का एक अपना पर्सनल भार होता है, और वह भार वायुमंडल की परतों पर लगता है, वायुमंडल की परतों पर लगता है। वायुमंडल की परतें जो हमारे चारों ओर गैसें विद्यमान हैं, तो हमारे चारों ओर होती हैं। यानी ये गैसें या ये वायुमंडल का भार जो है, ये इन गैसों का भार हमारे ऊपर भी लगता होगा। तो इसके बारे में स्टडी करने के लिए हम आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, यानी एटमॉस्फियर के द्वारा, एटमॉस्फियर पर जो गैसें विद्यमान हैं, इनके द्वारा जो भार लगाया जाता है या इनके द्वारा जो दाब लगाया जाता है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन ये है यहां पर कि वायुमंडलीय दाब जो आपका होगा, तो गैसों के द्वारा लगाया गया, यानी हमारे चारों ओर विद्यमान, हमारे चारों ओर वायुमंडल में विद्यमान, हमारे चारों ओर वायुमंडल में विद्यमान गैसों के कारण जो हमारे ऊपर फोर्स लगाया जाता है, तो उसे ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी आपने अभी देखा कि प्रेशर को हमने बताया था फोर्स अपॉन एरिया। क्या बताया था? फोर्स अपॉन एरिया। यानी गैसों के द्वारा एक एरिया पर, फिक्स एरिया पर जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम दाब कहते हैं। अब गैसों के द्वारा यानी वायुमंडल के द्वारा जो हमारे ऊपर, वायुमंडल चारों तरफ से है, तो वायुमंडल के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। चलिए, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थोड़ी सी बात कर लें आगे। हाँ, तो देखिए एटमॉस्फेयर, वायुमंडल ये हो जाएगा आपका। अब वायुमंडल के बाद मैंने कहा आपको वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडल के कारण, वायुमंडल में विद्यमान गैसों के कारण जो दबाव लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। चलिए, अब वायुमंडलीय दाब जो लगाया गया उसे हमने, तो जो गैसों के द्वारा जो दाब लगाया गया उसे वायुमंडलीय दाब कह दिए। अब वायुमंडलीय दाब की बात करें, वायुमंडलीय दाब, इसे हम एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एटीएम से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसे हम एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको बता दें 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है
1 ATM इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल एबव। एबव में होता है, वैसे 1.023 ऐसे वैल्यू होती है, बट आपको 1 इंटू 10⁵ पास्कल या आप 10⁵ पास्कल ही याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से ये एक वायुमंडल की वैल्यू होती है। अब आप आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है, मैंने कहा आपको कि एक वायुमंडल या एक एटीएम की जो वैल्यू होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होगी, वो 10⁵ पास्कल के बराबर होगी। आपको पीछे मैं बता चुका हूं 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है ये। तो 10⁵ पास्कल, यानी सिंपल सी बात करें तो इसको कह सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, 1 न्यूटन लिखा हो, इसको ये भी लिख सकते हैं हम 10⁵ इंटू 1 न्यूटन अपान 1 मीटर स्क्वायर। ये यूनिट एरिया होता है। अब देखो क्या कह रहा है, न्यूटन किसकी वैल्यू है, फोर्स की। न्यूटन क्या है, फोर्स की वैल्यू है, यूनिट है, और ये क्या है, एरिया की यूनिट है। ये आपका एरिया लिखा हुआ है, सिंपल सा। तो देखिए अब आपको यहां सिंपल समझ में आ रहा होगा कि 1 यूनिट एरिया पर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही 1 पास्कल वायुमंडलीय या दाब होता है, 1 पास्कल दाब के बराबर होता है। यानी यहां पर 10⁵, ये आपका 1 ATM की जो वैल्यू आई है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁵ न्यूटन का 1 वर्ग मीटर पर 10⁵ न्यूटन का बल जो लग रहा है 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, यानी 1 स्क्वायर मीटर के एरिया पर 10⁵ न्यूटन का जब बल लगता है उसे हम एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि आपसे एक वायुमंडलीय दाब की बात करता है तो आपको ध्यान रखना है 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, आपको सीधे बताना है किसी सतह के 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगने वाले 10⁵ न्यूटन बल को ही हम एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये तो अब क्वेश्चन ये आया कि एक वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल सा कह दें तो ये 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, 1 स्क्वायर मीटर क्षेत्र एरिया पर कितना बल लग रहा है, 10⁵ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 1 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल पर कितना फोर्स लग रहा है, 10⁵ न्यूटन का बल लग रहा है। अब जब 1 स्क्वायर मीटर पर 10⁵ न्यूटन का बल लग रहा है तो यहां पर ये देखें बल, ये बल है तो भार कितना लगेगा। तो ध्यान रखिएगा 1 स्क्वायर मीटर पर आपको पता होना चाहिए 10 न्यूटन, यहां पर मैं ये दे रहा हूं, ये आपका 10 न्यूटन बल 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है। 10 न्यूटन बल 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है। यहां पर 10⁵ न्यूटन बल है तो कितने किलोग्राम भार के बराबर होगा, तो आपको ध्यान देना है 1 किलोग्राम भार 10 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, 10 न्यूटन के बराबर। आप 10 से डिवाइड कर दो तो आपका यहां पर भार में चेंज हो जाएगा। 10⁵ न्यूटन को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁴ किलोग्राम वेट, भार आ जाएगा। यानी आपका यहां पर 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 10⁴ किलोग्राम का भार लगेगा। देखिए 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर या 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 10⁵ न्यूटन का बल लगता है। न्यूटन बल की यदि बात करें 10⁵ न्यूटन का लगता है, और लगभग 10⁵ न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख। क्या कहेंगे, 1 लाख न्यूटन। सिंपल सा 10⁵ न्यूटन को क्या कहेंगे, 1 लाख न्यूटन का बल लगता है 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर। यहां पर 1 लाख न्यूटन का बल लगता है। अब बात करें कि यहां पर सिंपल सी बात आगे तो किलोग्राम भार की, तो यदि किलोग्राम भार की बात करें 10⁵ को लिखते हैं 10⁵ को तो 10,000 किलोग्राम भार। तो देखिए 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 10,000 किलोग्राम भार लगता है।
10,000 किलोग्राम भार लगता है और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 लाख न्यूटन का बल लगता है। तो बल और क्षेत्रफल, बल और किलोग्राम भार में आपको समझ में आ गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। 1 किलोग्राम भार आपका 10 न्यूटन के बराबर होता है। 10 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम भार होता है। तो सिंपल सा यहाँ पर 5 न्यूटन था, 10⁴ किलोग्राम भार बचा। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 10⁵ न्यूटन यानी 1 लाख न्यूटन का बल लगता है और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 10⁴ किलोग्राम भार यानी 10,000 किलोग्राम का भार लगता है। बस आपको एक ही चीज अब पकड़ना है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए मैंने कहा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, किसी सरफेस के 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर जब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर जब 10⁴ या 10,000 किलोग्राम भार लगता है तो उसे एक वायुमंडल दाब कहते हैं। ये सिंपल सा। तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर जब 10⁴ किलोग्राम या भार या 10,000 किलोग्राम भार लगता है तो उसे एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं एक वायुमंडलीय दाब। तो जो हम आप लोगों को पता है कि यह वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर लग रहा है, हम लोग वायुमंडल में ही के नीचे हैं, यानी पृथ्वी पर है, हमारे चारों ओर जो फैला हुआ क्षेत्रफल है उसे हम वायुमंडल कहें। तो वायुमंडल के द्वारा जो लगाया गया था वायुमंडलीय दाब हुआ, यानी हमारे ऊपर यह दाब पड़ रहा है। क्वेश्चन आपके पास यह आ रहा है कि लगभग 10,000 किलोग्राम भार जो मनुष्य पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, जीव जंतु पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, उन पर लगभग 10,000 किलोग्राम का भार लगता है। यानी मनुष्य पर कितना भार लग रहा है, हम लोगों पर कितना भार लग रहा है, 10,000 किलोग्राम भार डेली लग रहा है, हमारे ऊपर लग रहा है। ये अब 10,000 किलोग्राम भार, या इसी को आप देखें एक मनुष्य पर कितना भार लगता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो एक सिंगल मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, तो एक व्यक्ति लगभग पृथ्वी का 1.5 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है। स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है लगभग में आपको ध्यान रखिएगा, हम जो खड़े हैं तो हम लगभग 1.5 स्क्वायर मीटर का एरिया, थोड़ा सा लगभग में हो सकता है, तो 1.5 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करते हैं। यदि हमने अभी यहां पर क्या था, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर इतना किलोग्राम भार लग रहा है, तो 1.5 स्क्वायर मीटर एरिया पर जब भार लगेगा तो वो लगभग 15,000 किलोग्राम भार लगेगा। कितना भार हो जाएगा, वो 15,000 किलोग्राम भार हो जाएगा। ये आपसे फिर से मैं बता दूं कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल यानी 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर 10,000 किलोग्राम का भार लगता है, तो एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ होता है वो लगभग 1.5 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करता है। कितनी एरिया कवर करता है, 1.5 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करके रखता है। अब जब हम 1.5 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर लगभग 15,000 किलोग्राम का भार लग रहा है। कितना भार लग रहा है, 15,000 किलोग्राम का भार लग रहा है। फिर भी क्या हमें यह भार महसूस होता है? क्वेश्चन है हमारा, क्या हमें यह भार महसूस होता है? यानी हमें कोई इस भार से प्रॉब्लम होती है? तो हमें यह भार कतई महसूस नहीं होता। हमें नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई चढ़ के बैठा हुआ है, बल्कि वास्तव में देखा जाए तो हमारे ऊपर एक भार चढ़ के 15,000 किलोग्राम का भार लगभग चढ़ा बैठा है, परंतु हमें समझ में नहीं आता कि क्या कोई हमारे ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है, हमें कोई समस्या है। हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है इस भार से। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें यह भार महसूस होता है? तो नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, रीजन क्या है? आखिर हमारे अंदर क्या कैपेसिटी कैसी पाई जा रही, कौन सी कैपेबिलिटी पाई जा रही है जिसके कारण यह इतना ज्यादा लगने वाला भार हमें महसूस नहीं होता है? मेरे प्यारे बच्चों,
तो ये क्यों नहीं महसूस होता? तो देखिए हमारी जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी हमारी बॉडी है, मनुष्य की बॉडी है। इस मनुष्य की बॉडी में छोटे छोटे स्मॉल होल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो होल्स जिसे हम कहेंगे, क्या नाम देंगे? माइक्रो होल्स पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो हमें दिखते नहीं है। ये छोटे छोटे छिद्र भी गैसेस को यानी एयर को, गैसेस या वायुमंडल की एयर को अपने अंदर लेते हैं। अब ये जब गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये गैसें अंदर हमारे बॉडी के अंदर विद्यमान होती हैं। अब ये गैसें बॉडी के अंदर हैं तो ये क्या करती हैं? बॉडी के अंदर से ये प्रेशर लगाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए, प्रेशर हमेशा हाई से लो की ओर लगता है। प्रेशर कैसे लगता है? हाई से लो की ओर। और ध्यान रखिएगा बॉडी के अंदर का कंसंट्रेशन हाई होता है, जिसके कारण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी हाई प्रेशर से बॉडी के अंदर का प्रेशर हाई होता है, हाई से, और बाहर का प्रेशर लो हो जाता है। तो ये जो अंदर गैसेस हैं ये क्या करती हैं? बाहर जाने का प्रयास करती हैं, बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। अब जब ये बाहर निकलने का प्रयास करेंगी तो ये बाहर की ओर धक्का देती हैं, अंदर से, बॉडी के अंदर से ये हमें बाहर की ओर ऐसे धक्का दे रही हैं। अब जब ऐसे बाहर की ओर धक्का दे रही हैं तो ऊपर से वायुमंडलीय दाब हमें दबाए है, इन गैसों का है हट नहीं, बाहर नहीं निकलना तुमको, और ये वायुमंडलीय दाब इनको बाहर नहीं निकलने देता। यानी वायुमंडलीय दाब इनको रोक कर रखा है, भैया मैं बैठा हूं, तुम बाहर नहीं निकल सकते। अंदर से कैसे करें? नहीं तू नहीं है, हम हैं। अब दोनों में टकराव हो जाता है। जब दोनों में टकराव होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब दो चीजें एक ही विषय की हो और दोनों एक ही उसमें, तो हमेशा उसमें जीत हार नहीं देखी जाती, उसमें बैलेंस अवस्था आती है मेरे प्यारे बच्चों। जब दोनों एक ही फील्ड के होते हैं, जब दोनों एक ही फील्ड के होते हैं तो उसमें क्या होती है? बैलेंस्ड स्टेट आता है। तो ये क्या करती हैं? हमारे बॉडी के अंदर जो गैसें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर जो गैसें, तो देखिए वायुमंडलीय दाब क्या करता है? बाहर से हमारी बॉडी के अंदर की ओर प्रेशर लगाता है, हमारी बॉडी को दबाता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो गैसें हैं, जो वायु है, एयर है, वो बाहर की ओर प्रेशर लगाती है और दोनों बैलेंस हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस रखते हैं। जब दोनों बैलेंस रखते हैं तो यहां पर हमारा जो बॉडी है ये बैलेंस्ड स्टेट में रहती है और किसी प्रकार के प्रेशर का अनुभव नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। यही कारण है कि हमें इस वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं हो पाता। यदि आपसे कोई क्वेश्चन तो आपको तुरंत बताना है कि हम जो एक नॉर्मल मनुष्य, सामान्य व्यक्ति लगभग 1.5 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है और उस पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 स्क्वायर मीटर पर जो प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर लगता है, तो वो लगभग 10,000 किलोग्राम भार का होता है। परंतु यदि 1.5 एरिया को स्क्वायर मीटर एरिया को उसे कवर करना है तो लगभग एक व्यक्ति पर लगभग 15,000 किलोग्राम भार का वायुमंडलीय दाब लगता है। इस दाब को हम कैसे कवर करते हैं? हमारे बॉडी का प्रेशर अंदर से बाहर की ओर लगता है और ऊपर वायुमंडलीय दाब लगता है। ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, जिस कारण से हमें किसी प्रकार के दाब का अनुभव नहीं हो पाता है, हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो पाती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो इसी में अब हमें ये यहां पर हुआ वायुमंडलीय दाब। अब हम वायुमंडलीय दाब में ये देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वायुमंडलीय दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन कौन से, तो यहां पर लिख देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो चीजों पर ज्यादातर डिपेंड होता है। अब दो चीजें क्या होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर
टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर, वाटर वेपर, वाटर वेपर, वाटर वेपर, इसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी गैसों की हो जाएगी। ये आपकी तीन चीजें जो होंगी ये इनका महत्व होता है यहां पर। अब यहां पर देखेंगे तो तीनों चीजें आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो देखिए टेम्परेचर आपको पता है, यहां पर एक चीज मैं डेंसिटी पर बात कर लूं। डेंसिटी जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस पर एक काम और करिए, इस पर हाइट का भी इफेक्ट लिख लीजिए, हाइट, और इस पर स्मॉल जी की वैल्यू का भी इफेक्ट पड़ता है। यानी यदि स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, यदि स्मॉल जी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, यदि हाइट इंक्रीज होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, बट हाइट इंक्रीज होने पर भी इफेक्ट है। अब डेंसिटी पर डिपेंड हो जाता है, यदि हाइट इंक्रीज, हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो गैसों की डेंसिटी घटती जाती है, ध्यान रखिएगा, गैसों की डेंसिटी क्या होती है, घटती जाती है। इस कारण से यहां पर कह देंगे कि हाइट पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है आपका। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय, आपको पता है स्मॉल जी ये आपका ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसी को कहते हैं, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसी को इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन आपकी, ये इक्वेटर लाइन, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। आपको पता है कि पोल्स पर स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी की वैल्यू मिनिमम होती है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम होती है। यानी यदि हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, पोल्स की ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसका मतलब वायुमंडलीय दाब भी बढ़ता जाएगा। ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाए, पर पृथ्वी के सतह से, अर्थ सरफेस से यदि ऊपर की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू घटती जाती है मेरे प्यारे बच्चों। स्मॉल जी की वैल्यू यदि घटती है तो इसका मतलब है कि यहां पर आपका जो वायुमंडलीय दाब होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो भी आपका घटेगा। यदि वायुमंडलीय दाब ये भी घटेगा तो ध्यान रखिएगा यहां पर डेंसिटी का इफेक्ट पड़ता है। ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर गैसों का घनत्व कम होता जाता है। अब डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी जब गैसों के पार्टिकल नजदीक नजदीक, जितना ज्यादा नजदीक होते हैं उतना ही ज्यादा डेंसिटी अधिक होती है, और जितना दूर होते जाते हैं उतना ही कम डेंसिटी हो जाती है। तो यहीं पर डेंसिटी घटेगी, घनत्व घटेगा, घनत्व घटेगा, घनत्व घटेगा तो वायुमंडलीय दाब भी घटेगा, घनत्व बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा। क्योंकि प्रेशर इक्वल टू पी इक्वल टू एच डी जी, ये फार्मूला होता है। वायुमंडलीय दाब पी इक्वल टू एच डी जी, एच क्या है, हाइट, डी डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ये इन पर डिपेंड करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको बताने जा रहा था टेम्परेचर के बारे में। हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मैं बताने जा रहा था टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए टेम्परेचर, जब किसी जगह का ताप अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, तो जो वहां पर गैसें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ताप बढ़ाने पर कहीं पर भी आपको गर्मी अधिक लगेगी, आपको गर्मी अधिक लगेगी, आप ठंडे क्षेत्रों पर भागने का प्रयास करेंगे, आपको जलाया जाएगा, आप भागने का प्रयास करेंगे, जहां पर आग होगी वहां पर कोई रुकने के लिए तैयार नहीं होता। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि गैसें, जिस जगह का टेम्परेचर अधिक होता है, जिस जगह का टेम्परेचर अधिक होता है, तो वहां से गैसें, यदि पहले स्टार्टिंग में ऐसे थी, ये गैसें, गैस मॉलिक्यूल्स यदि पास पास थे, तो बाद में वही टेम्परेचर बढ़ा देने पर
ये गैसों के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतना ही ये दूर होते जाते हैं। यदि गैस पार्टिकल दूर हो जाएंगे, इसका मतलब है कि गैसों का घनत्व दूर कम हो जाता है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको अभी अभी मैंने बताया कि ये डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटेगी तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब भी घट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अब दूसरा नंबर, ये टेम्परेचर पर, तो ताप बढ़ाने पर घनत्व घटता है, ताप बढ़ाने पर घनत्व घटता है, तो घनत्व घटेगा तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब भी घटता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आ जाते हैं वाटर वेपर, जलवाष्प के बारे में। जलवाष्प, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर वाटर वेपर अधिक होगा, जलवाष्प अधिक होगी। आपको पता है कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद लगभग बारिश के जो बूंद होते हैं, जल के पार्टिकल होते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ चिपके हुए होते हैं, और वो चिपके हुए यानी गैसों के पार्टिकल्स के बीच में जगह बना लेते हैं, गैसों के पार्टिकल पास पास नहीं आ पाते हैं, और इस कारण से जब तक वाटर वेपर होता है तो कसमसाहट हमें होती रहती है, और कसमसाहट यानी गर्मी रहेगी, टेम्परेचर यहां पर भी बढ़ रहा है, सिंपल सा। पर जलवाष्प को कहें तो जलवाष्प गैसों के पार्टिकल जब नजदीक नजदीक नहीं आ पाते तो यहां पर भी डेंसिटी गैसों की कम होती है, डेंसिटी कम होती है, तो जलवाष्प के कारण भी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जलवाष्प के कारण भी वायुमंडलीय दाब घटता है। तो जलवाष्प के कारण क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटता है। मैंने डेंसिटी आपको पहले ही बता दिया, डेंसिटी का इस पर इफेक्ट पड़ता है। चलिए, तो ये आपने समझ लिया कि कहां पर वायुमंडलीय दाब, जहां पर घनत्व अधिक होगा गैसों का वहां पर वायुमंडलीय दाब अधिक होगा, जहां पर घनत्व कम होगा वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होगा। अब आपको डेंसिटी पर बात रखना है आपको, अपने आप को, कि डेंसिटी कहां पर अधिक होगी, केवल एक बात को पकड़ के रखना है, डेंसिटी, घनत्व पर चर्चा करना है। अब मौसम परिवर्तन की बात कर ले, मौसम के अध्ययन के लिए, मौसम का अध्ययन कैसे करते हैं, वायुमंडलीय दाब से कैसे वेदर की स्टडी करते हैं, मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, इसके बारे में कैसे जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप ये जान लो कि वायुमंडलीय दाब को मेजर कैसे किया जाता है, मापा कैसे जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। इसे इंग्लिश में बैरोमीटर कहते हैं। तो ये हिंदी में भी लिख के आ जाता है कभी कभी, तो आपको ध्यान रखना है कि वायु दाब मापी या बैरोमीटर की सहायता से हम वायुमंडलीय दाब का अध्ययन करते हैं, वायुमंडलीय दाब की जानकारी करते हैं। अब यहां पर 3 से 4 पॉइंट बनाएंगे। अब देखिए, सिंपल सा आपको यह समझना है कि यदि ये जानकारी करेंगे, यदि मौसम, वायुमंडलीय दाब, यदि वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यदि वायुमंडलीय दाब बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो आपको पता है सिंपल सा, डेंसिटी भी थोड़ी थोड़ी अधिक हुई होगी तभी वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है। यदि वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो मौसम कैसा होता है, मौसम साफ होता है। मौसम कैसा होता है, साफ होता है, बिल्कुल स्वच्छ होता है, क्लीन होता है, और साफ होता है, और थोड़ा ठंडा होता है, थोड़ा ठंडा होता है। ये समझिएगा, याद रखिएगा। क्या कहा, यदि वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो मौसम साफ होता है और थोड़ा ठंडा होता है। यदि वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे गिरने लगता है, यानी कम होने लगता है, गिरने लगता है, तो यदि मौसम गर्म होगा। अगला, यदि वायुमंडलीय दाब
अचानक तेजी से गिरता है या कम हो जाता है, गिरता है। यदि वायुमंडलीय दाब अचानक तेजी से गिरता है या काफी ज्यादा कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, तो आंधी आने की संभावना होती है। आंधी आने की संभावना होती है। यहां पर तूफान, तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तूफान क्यों आता है, तो आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बिल्कुल कम हो जाता है। तो तूफान आने पर वायुमंडलीय दाब बिल्कुल कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पर यदि वायुमंडलीय दाब बिल्कुल गिर जाता है, बिल्कुल गिर जाता है यानी बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वर्षा होने की संभावना रहती है। संभावना यानी वर्षा होती है। ये तो ये आपको याद रखना है। देखिए, यदि वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो मौसम साफ होता है और थोड़ा ठंडा होता है। यदि वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे गिरने लगता है तो मौसम गर्म होता है। यदि वायुमंडलीय दाब अचानक तेजी से गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है। यदि वायुमंडलीय दाब बिल्कुल गिर जाता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करिए। और ये टॉपिक यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, दाब और वायुमंडलीय दाब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो जिस तरह की भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते थे, मैंने इन सभी क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है। आपको पूरे टॉपिक को कंप्लीट ढंग से करवाने का कंप्लीट प्रयास किया है। इसको अच्छे ढंग से आप करिएगा। ओके, धन्यवाद।